Good morning, children. Today we are going to continue with part 4 of SST chapter 10. The name of the chapter is India Agriculture. Today we are going to start the topic technical reforms. Now, what are technical reforms? See, technical reform means जो भी changes आते हैं फार्मिंग में, दैट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ सीड्स. हम सीड्स पहले कौन सी यूज़ करते थे, अभी कौन सी यूज़ करते हैं. देन फर्टिलाइजर्स, देन फार्म इम्प्लीमेंट्स. जो भी चेंजेस आए हैं फर्टिलाइजर्स में, फार्म इम्प्लीमेंट्स में इंडिया में, वो हम बोलेंगे कि वो टेक्निकल रिफॉर्म्स है. जैसे पहले जो फार्मिंग होती थी वो सिंपल और ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट्स लेकर होती थी. फॉर एग्जाम्पल सिकल, स्पेड, ड्रिल, पावड़ो, ऐसे वाले इम्प्लीमेंट्स के साथ होती थी. बट नाउ मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू इट, ऑफ विच ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, रोटेवेटर्स एक्सेट्रा कॉमन. अब बहुत सारे मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से फार्मिंग जो है बहुत अच्छे से हो सकती है. बिसाइड्स मॉडर्न इक्विपमेंट्स, इनको अगर हम छोड़ भी दें तो इक्विपमेंट्स लाइक थ्रेशर एंड हार्वेस्टर्स आर यूज्ड इन वीट हार्वेस्टिंग. अब जब वीट को हार्वेस्ट करते हैं तो थ्रेशर और हार्वेस्टर्स यूज़ होते हैं. और साथ साथ हाइब्रिड क्वालिटी की सीड्स, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन, ये सब भी यूज़ हो रहे हैं हमारी कंट्री में. सो लेट्स लुक टू द टेक्निकल रिफॉर्म्स. सो द फर्स्ट वन इज द चेंजेस which have taken place in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. ऐसे changes जो आए हैं seeds में हो, fertilizer में हो या farm implements में हो, उन सबको हम technical reforms कहेंगे. Okay? The farmer who earlier used leather buckets and water wheel now uses submersible pumps or monoblock pumps, solar pump, ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकलर्स. जो फार्मर पहले लेदर बकेट्स से इरीगेशन करता था और वाटर व्हील यूज़ करता था, अब वो यूज़ कर रहा है सबमर्सिबल पंप या फिर मोनोब्लॉक पंप, सोलार पंप, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर मेथड से वो इरीगेशन देता है अपने फार्म में. नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक डाई अमोनिया फॉस्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश. ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश को हम ब्रैकेट में देख रहे हैं कि एनपीके नाम दिया हुआ है. यूरिया एंड अदर बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक सीड्स आर यूज्ड. ये सब सीड्स जो होती हैं वो यूज होती हैं एज केमिकल फर्टिलाइजर. देन इज फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, डीडी किसान चैनल, SMS ऑन मोबाइल बाय द किसान टोल फ्री नंबर 1800 180 1551. ये एक नंबर है किसान कॉल सेंटर का जहाँ से फार्मर को जो है वो पूरी डिटेल्स मिल सकती हैं. उसे कोई गाइडेंस चाहिए तो ये टोल फ्री नंबर है. मैनी प्रोग्राम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स टू गाइड द फार्मर. देन गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, दैट इज आई खेडूत, एंड मोबाइल ऐप लाइक एग्री मार्केट. ये सब भी मोबाइल ऐप हैं जो गाइड कर सकते हैं. देन वेब पोर्टल्स डिज़ाइन की गई हैं आई खेडूत के नाम से जो गाइडेंस देती हैं फार्मर को. नेक्स्ट इज न्यू एग्रीकल्चरल रिसर्चेस एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक. नई नई जो भी रिसर्चेज हो रही हैं, टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, वो बताई जाती हैं फार्मर्स को बाय ग्राम सेवक. ग्राम सेवक है जो वो इन्फॉर्म करेगा फार्मर्स को न्यू टेक्निक्स के बारे में. Okay, coming to next slide. Farmer training center is established in every district headquarter wherein the farmers are given training. Farmer training center जो है वो हर एक district headquarter में बनाया जाता है ताकि farmers को training दी जा सके. Then is recent information and guidance are provided to the farmers through agricultural fairs in Gujarat. अब गुजरात की बात करें तो कुछ भी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देना होता है तो एग्रीकल्चरल फेयर्स कंडक्ट किए जाते हैं और उसके थ्रू फार्मर्स को समझाया जाता है. देन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल कॉलेजेस आर एस्टेब्लिश्ड इन एवरी स्टेट. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आर एस्टेब्लिश्ड एट दांतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी इन गुजरात. इन सब जगहों पे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाई गई हैं
to guide the students, those who are interested in opting agriculture. These universities carry out research and prepares new experts in agriculture. तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है रिसर्च करेंगे जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं और वो न्यू एक्सपर्ट बन जाते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में जो हमको फर्दर रिसर्च करके गाइड करेंगे. बिसाइड्स दीज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के नाम से जिनको जाना जाता है एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन दैट इज DARE आर एक्टिव एट नेशनल लेवल. ये भी काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पर. ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करते हैं नेशनल लेवल पर. ओके, सो दीज एब्रीवेशंस कैन कम इन योर एग्जाम्स. कमिंग टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नाउ. Institutional reforms, the reforms which are connected with the land ownership, crop subsidy and sale of farm produce are considered to be the institutional reforms in India. ऐसे changes जो land की ownership से related हैं, subsidy से related हैं या फिर farm को sell करने से related हैं, जो farm में produce होता है, जो output होता है, उसको sale करने से related है, उसे हम institutional reforms के नाम से जानेंगे. So government has discarded landlordism and stopped the exploitation of farmers. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले जो लैंडलॉर्ड मेथड चलता था कि ओनर कोई और था और काम कोई और करता था, इस मेथड को गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया है. दैट मीन्स अंडर द लॉ लैंड टू द टिलर, लैंड से टिलर तक जो टिलिंग करता है, लैंड टेनेंसी एक्ट के अंडर में द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन द राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड. तो जो टिलिंग करते थे उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, अब उनको अपनी जमीन पाने का अधिकार दिया गया है. द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट. लैंड सीलिंग एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जो ये अनइक्वालिटी थी लैंड ओनर्स और टिलर्स के बीच में वो हटा दी गई है. फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो फार्मर्स को दी जाती है. एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स उनको हेल्प करती हैं. फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. अब फार्मर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है बाय दिस स्कीम जो लॉन्च हुई है, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. ओके, व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू ड्रॉट और थ्रू एक्सेसिव रेन, अगर ज़्यादा बारिश की वजह से या कम बारिश की वजह से, दैट इज ड्रॉट कंडीशन की वजह से अगर क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है तो फार्मर्स विल बी गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी फाइनेंशियली. द नेक्स्ट इज बाय प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट एंड ओपन ऑक्शन प्रोसेस इज मेड वाइड स्प्रेड फॉर द सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केटिंग यार्ड्स. अब मार्केटिंग यार्ड्स में बेचना है हमको जो प्रोड्यूस हुआ है, तो हम लीगल सपोर्ट से या फिर ऑक्शन प्रोसेस से बेच सकते हैं अपना जो भी आउटपुट हुआ है. फैसिलिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, cold storages, transportation and communication, etc. have been provided so that the farmers would get the minimum support price of the farm products. अब ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए उनके फार्म प्रोडक्ट्स की मिनिमम प्राइस के थ्रू. फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स एट सपोर्ट प्राइजेस. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कंट्री में जो हेल्प करती हैं फार्मर्स को बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम परचेज प्राइस एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सपोर्टिंग द फार्मर्स. देखें कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम NAFED कहेंगे शॉर्ट में. गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, जिसे ग्रोफेड कहा जाता है. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, दैट इज NDDB. So these are the organizations which are working for the benefit of farmer, and these abbreviations can come in MCQ type questions. So the next topic which we are going to do is green revolution. अब green revolution क्या होता है? Green revolution is a change when there is sudden increase in the production of agriculture or food grains. जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे हैं हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स, तो हम उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से कहते हैं. सो
ग्रीन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन अवर कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1960. हमारी कंट्री में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में हुआ था. बट बिफोर दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री. और उससे पहले का जो टाइम था उसमें शॉर्टेज हो गई थी फूड ग्रेन्स की कंट्री में. An agrarian country had to import food grains, और इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री उसे इम्पोर्ट करने पड़े थे सारे फूड ग्रेन्स. सो दिस वॉज अ वेरी सीरियस कंडीशन कि एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बाद भी इंडिया को इम्पोर्ट करने पड़े फूड ग्रेन्स. द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट सच डिपेंडेंट कंडीशंस. लेट्स सी the extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmers, widespread arrangement for electricity distribution, improved facilities in irrigation is known as green revolution. ये है डेफिनेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन की, जिसमें कहा गया है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ड्यू टू इम्प्रूव्ड सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा यूज़ होने लगे. इंटेंस एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स, ज़्यादा एफर्ट्स करने लगे फार्मर, बहुत मेहनत करते हैं. वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है. इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ इन इरीगेशन, इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी जब अच्छी हो जाए उसे हम कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड इन फार्मिंग. ये सब सारी चीज़ें फार्मिंग में यूज़ होंगी जो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेंगी. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है ड्यू टू पर्पस उसका यही होता है कि इंक्रीज करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को. फार्मर्स वर एनकरेज टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर. फार्मर्स को एनकरेज किया गया कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए, इंसेक्टिसाइड्स यूज कीजिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े. दिस लेड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो जो इंडिया पहले इम्पोर्ट कर रही थी फूड ग्रेन्स, तो अब वो इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज होने लगा धीरे धीरे. देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पैडी ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. और ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन व्हीट और पैडी में देखा गया वो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग था. Where there was a scarcity of food grains in the country, today there is sufficient storage of the food grains. तो जहाँ हम पहले शॉर्टेज फेस कर रहे थे, अब हमारे पास बहुत अच्छे से सफिशिएंट स्टोरेज है, सरप्लस में पड़े होते हैं फूड ग्रेन्स. वंस ड्रॉट वॉज अ हजर्ड ऑफ रेगुलर इंटरवल इन इंडिया. पहले ड्रॉट एक बुरी कंडीशन मानी जाती थी इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे पास तब स्टोरेज नहीं होता था फूड ग्रेन्स का. अब हमारे पास रेडी अवेलेबल है. इट्स एडवर्स इफेक्ट्स आर नॉट सीन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो उसके बुरे इफेक्ट्स अब नहीं दिखाई देते हैं. ड्रॉट आने पर भी हम वो इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स नहीं फेस करेंगे ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. ड्यू टू द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, एज आई सेड, अभी हमारे पास फूड ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में पड़े रहते हैं पहले से ही. द कंडीशंस ऑफ ड्रॉट ऑफ स्कैरसिटी आर फेस्ड कन्वीनियंटली. तो हमारे पास जो पहले स्कैरसिटी वाली कंडीशन थी इन द टाइम्स ऑफ ड्रॉट, वो हम अभी अच्छे से फेस कर सकते हैं. द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ये जो हमने सेल्फ सफिशिएंसी, हम खुद ही अभी खुद पर डिपेंडेंट है, दूसरी कंट्रीज पर नहीं है फूड ग्रेन्स के टर्म्स में. तो ये एक हमारा हिस्टोरिक अचीवमेंट माना गया है इन ग्रीन रिवॉल्यूशन. बट अभी भी ऐसी कंडीशंस बाकी हैं जहां हम दूसरी कंट्रीज से compete करें और अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, फिर से ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएं. तो हमको रेडी रहना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. दैट मीन्स एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है इंडियन इकोनॉमी में. सो एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया. नाउ एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस. सब जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं. द प्रेशर विच इंडिया हैड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाउ रिड्यूस्ड समवॉट. हाउएवर इट स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी. अब जो पहले था इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्रेशर, वो थोड़ा कम हो गया है, पर फिर भी इंडियन का इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है. लेट्स सी द पॉइंट्स.
It provides employment to about 1/2 of the population of the country. अब ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है हमारी कंट्री में वो 1/2 पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है. दैट मीन्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन is engaged in agricultural activity. Agriculture holds about 17% of the gross domestic product. That is GDP जब हम निकालते हैं तो 17% जो होता है शेयर वो होता है एग्रीकल्चर की तरफ से. The next is paddy, wheat, oil seeds, cotton, jute, sugarcane, tobacco, potatoes, etc. are major agricultural products of India. ये कुछ खास प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के जो बहुत ही मेजर हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इंडिया के ये प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग कल्टिवेटेड. मच फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम द एक्सपोर्ट. अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो आता है हमारी कंट्री में वो ड्यू टू द एक्सपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आता है. दैट इज पैडी, वीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, टबैको, पटेटोज को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज के मीन्स फॉरेन करेंसी हमको हमारे पास आती है. इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन. अब इंडिया का रैंक सेकेंड है जो हमने पहले भी पढ़ा था. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड पोजीशन पर आता है. इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ऑयल एक्सेट्रा as well as the industries regarding food processing get their raw material from agricultural products only. अब जो इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, इन सबको रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर की वजह से ही मिलता है. और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी रॉ मटेरियल क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया. अब फूड कौन देता है? एग्रीकल्चर की वजह से ही हम अपना फूड जो है वो फूड नीड को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, बिसाइड्स दिस some more points are given in your textbook which are along with the increase in farm production there is an increase in the population of country also. अब फार्म प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर साथ में पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है. सो अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है और हमको फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करवाना पड़ जाए तो इट विल बी अ हिंड्रेंस टू पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस. मतलब हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो रिस्क में आ जाएगा क्योंकि हम दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट हो जाएंगे. Also, in 1951, India's population was 36 crores 10 lakhs. 1951 में इतनी थी population which today is more than 125 crores. अब आज तो 125 crores से भी ज़्यादा है. अच्छा, in 1950-51, India has produced 51 crores tons of food grains. 50-51 में 1950-1951 में इंडिया ने प्रोड्यूस किए थे 51 crore tons. Which has increased at a record level of 265.04 crores tons in 2013-14. See students, ये जो नंबर दिया हुआ है वो 2013-14 का है. प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है, करंट ईयर का कोई नंबर नहीं दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में. So the hunger of thousands of families can be satisfied if the buffer stock is distributed among them free of charge. अब हम बफर स्टॉक को मेंटेन करेंगे तो स्कैरसिटी जो है ड्रॉट के टाइम पर जो आ जाती है अचानक से वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम स्टॉक मेंटेन करें तो पहले से हम सरप्लस में स्टोर करके रखें. तो जो ये थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज जो जिनकी नीड फुलफिल नहीं होती है वो हम फुलफिल कर सकते हैं. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी ऑफ द टाइम टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो अब एट प्रेजेंट जो कंडीशन है उसमें हम देखें तो हमको वेस्टेज नहीं करना चाहिए फूड ग्रेन्स का. So we should stop the wastage of food grains. It is necessary to strengthen food stocking and the arrangements to conserve it. तो हमको ऐसी arrangements करनी चाहिए जिससे हम अपना ये जो स्टॉक है फूड ग्रेन्स का वो कंजर्व करके रख सकें. And it is a good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to the poor people through the Food Security Act. और गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है सप्लाई करती है फूड ग्रेन्स टू द पुअर पीपल, टेकिंग केयर ऑफ देम. ओके, लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज impact of globalization on Indian agriculture. What is the impact of globalization on agriculture in India?
So, the first is the policy of globalization has been implemented with the purpose that farmer can sell his farm products in the world market and earn profit. Now, what is globalization? It is interaction or integration between the countries worldwide. जब हम अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड लेवल पर बेच सकते हैं उसे कहते हैं हम ग्लोबलाइजेशन. दैट इज फार्मर सेल्स हिज प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड मार्केट्स टू अर्न प्रॉफिट. इंटरनेशनल लेवल पर वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेचता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके. मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द एग्रीकल्चरल फील्ड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि हम अपना अभी प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने वाले हैं. तो वी विल ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी, वी विल ट्राई टू सी दैट द प्रोडक्ट जो है वो गुड हो, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा. द प्रोसेस टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्रॉप प्रोडक्शन इज मेड वेरी सिंपल. नाउ द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है इज मेड वेरी सिंपल. बहुत ही सिंपल कर दिया गया है. क्रॉप प्रोडक्शन का जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसे सिंपल कर दिया गया है. कॉटन, चिलीज एंड तिल आर नाउ अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट्स एंड वेरियस फ्रूट्स फ्रॉम वर्ल्ड आर नाउ अवेलेबल इन इंडियन मार्केट. अब जो ये प्रोडक्ट्स हैं कॉटन, चिलीज और तिल, ये सब चाइनीज मार्केट में अवेलेबल हैं ज़्यादा, और फ्रूट्स जो हैं फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. The costly genetically modified BT seeds sold by the multinational companies are now available in India. जो BT seeds पहले दूसरी कंपनीज बेचती थी और हमारे इंडियन मार्केट्स में नहीं आए थे, अब वो इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं. ड्यू टू दिस फार्मिंग हैज़ बिकम कॉस्टली एंड ड्यू टू दिस BT सीड्स जो बहुत ही कॉस्टली होती हैं उनकी वजह से फार्मिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली हो गया है. द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेज हैज़ इंक्रीज्ड and due to this production of cotton and maize has also increased. With the import becoming smoother, the domestic farm products have to face tough competition. अब क्योंकि import हमारा smooth हो गया है तो domestic farm products जो हैं इंडियन मार्केट्स में जो प्रोडक्ट सेल होते थे वहाँ पर थोड़ी टफ competition आ जाती है. Some products have gained global markets, hence the necessity of registration of their patents. What happens now? अब कुछ प्रोडक्ट्स ने ना ग्लोबली मार्केट्स को होल्ड कर लिया है. दैट मीन्स दे आर फेमस नाउ इन द ग्लोबल मार्केट्स. सो उन्होंने अपने पेटेंट्स को रजिस्टर करवा दिया है. इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शंस एज नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट. अब कुछ क्वालिटेटिव प्रोडक्शंस हो रहे हैं एग्रीकल्चर में तो उन्हें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वर्ल्ड मार्केट में नेशनल पेटेंट के थ्रू रजिस्टर करवाएं. Also, some points which are given in textbook are to face the competition in agricultural products in global markets, India will have to adopt new technology and concentrate on quality. तो इंडिया को न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके और क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू थिंक ऑफ द स्टेप्स. प्लान करना पड़ेगा सारे स्टेप्स किस तरह से लिए जाएं और किस तरह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई जाए इकोनॉमिकली. Okay, increasing population, the probable future increase in demand for agricultural products and to maintain the march to economic progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution. अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो साथ में डिमांड भी बढ़ेगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अगर हमको अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेंटेन रखना है तो हम एक स्ट्रेटजी प्लान करेंगे ताकि हम सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हम एक स्टार्ट कर पाए. नाउ चिल्ड्रन, देयर आर टू मैप्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 79 एंड पेज नंबर 83. ऑन पेज नंबर 79 द मैप विच इज गिवन इज शोइंग पैडी एंड वीट. आपको दिखेगा कि पैडी और वीट का कहाँ कहाँ कल्टीवेशन किया जाता है, वो एरियाज मार्क की गई हैं. पैडी इज डिनोटेड बाय स्ट्रेट लाइन्स, okay, vertical lines, and wheat is denoted by slanting lines. क्रॉस में जा रही है स्लांट वे में. सेम वे से 83 पेज पर जो मैप दिया हुआ है उसमें जूट, शुगर केन एंड कॉटन का कल्टीवेशन कहाँ है वो एरियाज मार्क की गई हैं कुछ डिफरेंट कलर्स से. सो यू विल हैव टू डू दिस मैप and on your own by looking in the textbook. This map is very important from the viewpoint of examination and test also.
So with this, we complete our chapter 10, India Agriculture. I hope everything was clear in this chapter. We will be continuing with the new chapter in the next video. Thank you.